दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो आज आपकी 15 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है। तो इनके ऑल शिफ्ट यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट के टोटल 62 जीके के सवाल हूबहू एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके जो प्रत्येक सेट में जीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट अपन कवर कर रहे हैं उससे एक दो सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से बन के आ रहा है 100%। तो ये सभी आप कवर करके जाइएगा। प्रथम पारी के यहाँ पर 21 सवाल रहेंगे 25 में से, सेकंड शिफ्ट के 24 हैं और थर्ड शिफ्ट के 17 सवाल मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो भी सवाल है, आप जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम था तो व्हाट्सएप जरूर कीजिए या फिर आप कमेंट में बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको रात्रि 10 बजे के आसपास हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और अपन स्टार्ट करते हैं प्रथम पारी के साथ में, उसके बाद देखेंगे सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के सवाल। तो प्रथम शिफ्ट के यहाँ पर टोटल 21 सवाल मिले हैं। स्पेशल थैंक्स जिन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल सेंड किए हैं, उसमें आपके संदीप, राहुल रोशन, रवि दुबे, रॉकी कुमार और सुमित शर्मा हैं। आप भी अपने सवाल ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए जब भी आपका एग्जाम होता है, ताकि रियल क्वेश्चंस मिल सके आप सभी स्टूडेंट को। तो पहला सवाल देखिएगा, सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो ये आपके कांग्रेस अधिवेशन जो 1925 में हुआ था, कानपुर वाला कांग्रेस अधिवेशन, ये आपके 41वां कांग्रेस अधिवेशन था। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन से प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये फैक्ट सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, ये 1923 के जो विशेष अधिवेशन था दिल्ली में, उनके अध्यक्ष रह चुके हैं, और 1940 के रामगढ़ वाले अधिवेशन की। और बात करूं महात्मा गांधी जी की, तो ये 1924 में जो 40वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बेलगांव में, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो उनके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू 4 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, 1928 कलकत्ता, 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन की। बात करूँ यहाँ पर मैं सुभाष चंद्र बोस की, तो ये आपके 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी का अधिवेशन है, उनके अध्यक्ष रह चुके हैं। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 कोलकाता के अधिवेशन के अध्यक्ष थी। प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो आपके 1885 में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में। सेकेंड अधिवेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी जो कोलकाता में हुआ था। अगला सवाल देखिए, गोवा में शुरू की गई स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट का लाभ किसे मिलेगा? जो ये योजना है स्वास्थ्य सखी प्रोजेक्ट है, जनवरी 2020 में गोवा में लॉन्च की गई थी, तो इसका लाभ मिलेगा महिलाओं को। और ये लाभ देगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो सभी महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर की जाँच करेगी, तो इन सभी के लिए ये योजना शुरू की गई है, महिलाओं हेतु गोवा में की गई है। इससे पहले एक सेट में आया था यशस्विनी योजना में कितना रुपए का ऋण दिया जाएगा जो स्वयं सहायता समूह की महिला है, तो उनको 5 लाख रुपए का ऋण है, वो ब्याज फ्री दिया जाएगा, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, 15 जनवरी 2020 तक आईसीसी वनडे इंटरनेशनल किस देश की टीम टॉप पर है? तो आईसीसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो वनडे में टॉप टीम है वो आपकी हो जाएगी। कल पूछा गया था T20 का पूछा गया था, और अब की बार वनडे का पूछ लिया है। तो वनडे में टॉप है इंग्लैंड, और सेकेंड आपकी इंडिया हो जाएगी। T20 की बात करूँ तो प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का, सेकेंड इंग्लैंड, थर्ड आपके भारत है। टेस्ट में प्रथम ऑस्ट्रेलिया है, सेकेंड इंग्लैंड है, और थर्ड आपके भारत हो जाएगी। और यहाँ पर बात करूँ मैं खिलाड़ियों की, यहाँ से आने वाले सेट में यदि सवाल बनता है कि आईसीसी वनडे इंटरनेशनल में फर्स्ट जो बल्लेबाज हैं रैंकिंग में प्रथम कौन है? तो विराट कोहली। गेंदबाज की बात करें तो वनडे में है ट्रेंट बोल्ट। इसी प्रकार यहाँ पर मैं T20 की बात करूँ तो प्रथम रैंकिंग पर जो बैट्समैन है वो डेविड मलन इंग्लैंड के हैं, गेंदबाज राशिद खान। आईसीसी की बात करें तो प्रथम बैट्समैन आपके हो जाएंगे स्टीव स्मिथ हैं, और सेकेंड यहाँ पर कोहली, गेंदबाज है पैट कमिंस। तो क्रिकेट से रिलेटेड प्रत्येक सेट में जो आईसीसी के अवार्ड वगैरह हैं 100% एक सवाल पूछा जा रहा है। और आज तो कुछ अलग ही सवाल पूछ लिए हैं सेकंड और थर्ड सेट में, जो एवरेज का सवाल पूछ लिया है कि T20 में एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा किसका है, वो भी देखेंगे अपन। आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड किसे मिला है? तो आईसीसी का जो वुमेन प्लेयर ऑफ द, इससे पहले पूछा जा रहा था जो मैन प्लेयर ऑफ द ईयर्स हैं जो दिया जा रहा था, और अब की बार वुमेन का पूछ लिया है, तो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो एलिस पेरी को दिया गया, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करवाने वाले सब के लिए, तो वुमेन्स जो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं वो है आपके सैम एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया। वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं ये हैं आपके एलिशा हेली हैं। वुमेन्स एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं चनिदा सुथरुंग। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर बात करें तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा संचालित की जाती हैं? तो मौद्रिक नीति है जिसके अंतर्गत आपके बैंक रेट आ जाती हैं, रिजर्व सिस्टम है, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी है। तो ये रेपो रेट वगैरह जो मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई के द्वारा संचालित की जाती हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उस केस में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सर्वोच्च न्यायालय के, और उनके अनुपस्थिति में लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है।
जनवरी 2020 तक जो आपके टेनिस फीमेल सिंगल्स में प्रथम रैंक पर कौन थी? WTA टेनिस फीमेल सिंगल्स हैं जो वुमेन टेनिस एसोसिएशन की रैंकिंग तैयार की जाती है, उसमें एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया की प्रथम रैंकिंग पर है टेनिस में। सेकंड है सिमोना हालेप। अगला सवाल देखिए, जीएसटी के संविधान संशोधन के दौरान लागू किया गया था। तो जीएसटी जो टैक्स हैं वो 101वां ये आपके संविधान संशोधन एक्ट है, इसके तहत लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। विधेयक पूछ ले या फिर बिल पूछ ले तो बिल है 122वां, बिल पास होता है तभी वो एक्ट बनता है, तो 122वां बिल है, 101वां आपके अधिनियम हो जाएगा। अन्य इंपॉर्टेंट जो करंट के संशोधन किए गए हैं तो उसमें आपकी 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2019 में हुआ था, ये जो आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 16 में संशोधन करके जो सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण की व्यवस्था है ना, ये 103वें संविधान संशोधन के तहत की गई है। 102वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये 2018 वाला जो सामाजिक और आधिकारिक मंत्रालय के अधीन पिछड़ा वर्ग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वें संविधान संशोधन एक्ट के तहत। गोल्डन ग्लोब अवार्ड कल भी पूछे, आज भी सेम सवाल पूछ लिया है एग्जैक्ट, और एक नहीं 2 सवाल इससे पे पूछे गए गोल्डन ग्लोब के प्रथम शिफ्ट की। तो 2019 में बेस्ट जो मोशन पिक्चर है ड्रामा का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो मूवी का नाम है दोस्तों 1917 जो फिल्म है, इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है 2019 में, ये यूएसए का अवार्ड है। बेस्ट फिल्म 1917 है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल एंड कॉमेडी, ये ड्रामा की हो गई, म्यूजिकल कॉमेडी की वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड हो जाएगी। बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए मोशन पिक्चर ड्रामा में जो एक्टर का बेस्ट अवार्ड दिया गया है वो जोकिन फोनिक्स को। ये सवाल भी पूछा गया। अब इसमें 2 सवाल, एक तो एक्टर का पूछ लिया, एक फिल्म का पूछ लिया। तो एक्ट्रेस है यहाँ पर रेनी जेल्वेगर, और ये अवार्ड दिया जाता है 1944 से स्टार्ट हुआ था, लॉस एंजल्स में प्रथम आयोजन था। और ये जो आपका एक इसी का सवाल था कि अभिनेता को ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे मिला है? तो जोकिन फोनिक्स को। नेक्स्ट वन देखिए, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ये करंट का जनवरी 2020 को बने थे रविंद्रनाथ महतो हैं, झारखंड की विधानसभा के अध्यक्ष हैं। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल देखिए, गांधी जी ने किसे दीनबंधु की उपाधि दी थी? तो दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रयूज को दी गई थी, और उन्होंने प्रवासी भारतीय थे तो अंग्रेजी ब्रिटिश थे ये, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में इन्होंने पीड़ित भारतीयों की सहायता दी थी, इसलिए इनको दीनबंधु की उपाधि CF एंड्रयूज है, इनको मिली है गांधी जी के द्वारा। रेतीली मिट्टी वाली जमीन में होने वाली सबसे उपयुक्त फसल, तो रेतीली मिट्टी में सबसे उपयुक्त फसल है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर गेहूं, करेक्ट है। इस मिट्टी में गेहूं और यहाँ पर बाजरा भी होता है, मूंगफली। और ये रेतीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो राजस्थान के रेगिस्तान में स्पेशल ये मिट्टी पाई जाती है जो कि कम उपजाऊ होती है। बात करें यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, अन्य इंपोर्टेंट मिट्टी जहाँ से कौन सी फसल होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में चावल हो जाएगा, गेहूँ, गन्ना, जूट और दालें इस मिट्टी पर उगने वाली मुख्य फसलें हैं। काली मिट्टी में ये बहुत बार पूछा गया है, कपास की फसल है, ये काली मिट्टी में होती है। लाल मिट्टी में गेहूँ, चावल, बाजरा, तिलहन हो सकते हैं। लेटराइट मिट्टी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें चाय, कॉफ़ी, नारियल और जो अखरोट है ये लेटेराइट मिट्टी जो कि स्पेशल केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं। एक सवाल था आपके, सागवन, शीशम, तुन की लकड़ी जो फर्नीचर बनाने में काम आती है वो किस प्रकार के वनों से मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके आगे ये भी होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इस प्रकार ऑप्शन थे। तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन से मिलती हैं सागवन, शीशम की लकड़ी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, इन सभी की लकड़ियाँ यही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। एक सवाल आया था आपके इसी एग्जाम में, मानसूनी वन है ये किसे कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। नेक्स्ट यहाँ पे सुब्रतो कप है, इंटरनेशनल फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है, अंडर 14 जो टूर्नामेंट हुआ है उनकी विजेता टीम 2019 में कौन सी रही है? तो सुब्रतो कप है ये फुटबॉल का, इसमें मिजोरम सैदन सेकेंडरी स्कूल है ये आपके विजेता रही है इस कप की। अगला सवाल देखिए, धमनी है जो कैरी करती है शुद्ध रक्त को कहाँ से कहाँ तक? तो हृदय से लेकर किडनी तक जो शुद्ध रक्त बहता है वो कौन सी धमनी के द्वारा? तो रेनाल आर्टरी हो जाएगी। रेनाल जो धमनी है, गुर्दे की जो धमनी है वो कैरी करती है शुद्ध रक्त को हृदय से किडनी तक। शुद्ध रक्त किस में बहता है? धमनी में बहता है, आपको याद में रखना है। अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त कौन सा? जो हृदय के द्वारा पंप किया जाता है, बाकी जो टिश्यू अंग है उसमें शुद्ध रक्त। वापस अंगों से अशुद्ध रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त रहेगा वो वापस आपके पंप होके, जैसे ही अंगों में आ गया, अंगों से जो अशुद्ध रक्त कहाँ पर जाएगा? लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में। वो किसके द्वारा अशुद्ध रक्त जाएगा? तो ये शिरा के द्वारा जाएगा, ये
ये सभी आपको याद में रखना है। और फेफड़ों से फिर जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त है वो पल्मोनरी शिरा के द्वारा, ये आपको याद में रखना है। शिरा में वैसे अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जब वापस फेफड़ों से अपने हृदय में आता है, हृदय के बाएं आलिद में आता है, वो शुद्ध रक्त आता है पल्मोनरी शिरा के द्वारा, वेन के द्वारा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहाँ पर मौसम बनता है? तो सबसे निचली परत जहाँ मौसम बनता है वो दोस्तों हो जाएगी ट्रोपोस्फीयर, शोभ मंडल हो जाएगी। वायुमंडल की जो परतें हैं उनका क्रम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके शोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, कल पूछा था सबसे ऊपरी परत वो आपके एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल हो जाएगी। और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ओजोन परत है, ये कौन से मंडल में? समताप मंडल में। या फिर हवाई जहाज किस मंडल में? तो समताप मंडल में। रेडियो तरंगें कहाँ से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल में। जो सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, संचार उपग्रह, वो भी आयन मंडल में है। सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में है? तो शोभ मंडल में। रसायन मंडल मध्य मंडल को कहा जाता है। मौसमी परिवर्तन की छत शोभ मंडल है। एक सवाल था आपके तिब्बत में माल ढोने, सामाल ढोने के लिए, कैरी करने के लिए जो जानवर है वो कौन सा है? तो याक है, जंगली याक के द्वारा। एक आपके कंप्यूटर के रिलेटेड सवाल था प्रथम पारी में, ट्रांसफर रैम मेमोरी टू सीपीयू, इस टाइप से था। तो इसका एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है किस टाइप से आंसर होगा, यदि आपको मालूम है। और नेक्स्ट देखिए आपके टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र किस राज्य में? तो टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र है शिमला में, जो कि हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। टैगोर एशिया के ये पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनकी 150वीं जयंती पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ने ये टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र स्थापित किया है शिमला में। अगला सवाल देखिए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट के अंदर आपको पूछा है कितने बिट होते हैं, तो वो 8 बिट्स हो जाएगा। और एक निब्बल में बहुत बार पूछा जाता है कितने बिट्स होते हैं, वो 4 बिट्स होते हैं एक निब्बल में। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट के। कल भी आपके सेकेंड शिफ्ट के 25 में से 25 मिल गए हैं, आज भी मैक्सिमम 24 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो सेकेंड शिफ्ट वाले बहुत से स्टूडेंट ने सवाल सेंड किया है, उनमें स्पेशल थैंक्स अनूप खेवार, चेतन राम चौधरी, चंद्र प्रकाश यादव, अजय कुमार यादव, प्रेम प्रकाश राजोरा, वंदना बिहानी भवानी, इन सभी कैंडिडेट ने ये सभी एग्जैक्ट सवाल भेजे, तो इनको स्पेशल थैंक्स। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। तो यहाँ पर इस शिफ्ट का जो सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल, जेपी नड्डा कौन से नंबर के बीजेपी अध्यक्ष हैं? तो ये 11वें प्रेसिडेंट हैं भाजपा के। भाजपा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, 1980 से 1986 तक। सेकेंड लाल कृष्ण आडवाणी रहे थे। और वर्तमान में जो 11वें अध्यक्ष हैं बीजेपी के वो हैं जेपी नड्डा। अगला सवाल देखिए, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया गया था? कल वाले जो अपने एनालिसिस में एक्स्ट्रा फैक्ट देखा था उसमें बताया था मैंने, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। 1991 में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो कि विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। 1991 में इसकी शुरुआत हुई है। 2019 में ये दीपा मलिक को दिया गया है, पैरा एथलेटिक्स से सबसे ज़्यादा उम्र की। और बजरंग पूनिया को दिया गया है, रेसलिंग से हैं। 2020 में ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, मरियप्पन थंगावेलु, रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा। तो इनका स्पोर्ट भी आपको साथ में याद में रखना है। रानी रामपाल जो हॉकी की कप्तान है, भारतीय महिला हॉकी। सीपीयू में किस मेमोरी को बढ़ाने पर कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है? तो सीपीयू में जो मेमोरी है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने में, वो आपकी रैम हो जाएगी, रैंडम मैसेज मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। या फिर एक स्टूडेंट ने इस प्रकार से भेजा है, फास्ट जो सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो कौन सी है कंप्यूटर में? तो इस टाइप से भी हो सकता है, आई थिंक इसका केस होना चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बाकी ये होगा तो रैम बढ़ेगी तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी सीपीयू में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है योजना आयोग से, तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई है। ये 5 वर्ष के लिए 1956 तक हो जाएगी। इसकी शुरुआत प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी 8 दिसंबर 1951 को। और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये हेरोड डोमोर योजना है उस पर आधारित है। इसका लक्ष्य था कृषि क्षेत्र और उनके अंतर्गत जो भी बांध और सिंचाई मुख्य बिंदु थे। अब देखिए अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 12वीं थी, 2012 से लेकर बहुत बार पूछा जाता है उनका वर्ष कौन सा, तो 2012 से 2017 तक। और 2014 में जो योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी, तो योजना आयोग का विघटन कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग, नीति की फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी। आरबीआई की स्थापना इसी सवाल था 1 अप्रैल 1935 में की गई है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति कौन से कितने नंबर के हैं, प्रधानमंत्री कितने नंबर के हैं, आज आपके पूछ लिया है। इस प्रकार 25वें जो गवर्नर हैं
या फिर इस प्रकार पूछा जा सकता है, वर्तमान में जो गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास वो कितने नंबर के हैं, तो ये 25वें गवर्नर हैं। प्रथम कौन थे, तो वो ओस्मान स्मिथ थे। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। सवाल में क्या था, आपके मिलान करना था जिसमें कौन सा सही सुमेलित है। बाकी 3 ऑप्शन जो सही रूप से मिलान उसमें सही सुमेलित नहीं थे, तो ये वाला उसमें सही था। राज्यपाल विधानसभा को भंग बिल्कुल कर सकते हैं। और विधान परिषद इसके उच्च सदन होता है, राज्य आपकी विधानसभा निम्न सदन है, और विधान परिषद जो ये उच्च सदन है इसको भंग नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। बाकी विधानसभा को राज्यपाल हैं वो भंग कर सकते हैं। इनके रिलेटेड फैक्ट की बात करूं तो विधानसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो कितना होता है, वो 5 वर्ष तक होता है। बहुत बार पूछा जाता है कब से काउंट करते हैं ये 5 वर्ष, तो आम चुनाव की जो प्रथम बैठक होती है ना उसको उसी से लेकर 5 वर्ष यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। और राज्यपाल के इस निर्णय को संसद के दोनों सदन है ना उनको 2 महीनों के अंदर अनुमति मिलना भी जरूरी है। जब भंग करते हैं तो संसद से अनुमति भी चाहिए 2 महीने के भीतर। आईसीसी टी20 में सबसे ज्यादा औसत रन किस खिलाड़ी के नाम से हैं। अब इस प्रकार से क्वेश्चन काफी ये टफ रहेगा। आईसीसी टी20 में सबसे ज्यादा जो एवरेज रन है वो विराट कोहली के नाम है, उनका औसत रन है 50.85। तो इन्होंने 82 मैच में 2792 रन बनाए हैं टी20 में। देखिए मेरे को भी पता नहीं था यहाँ पर कि जो औसत रन किस टाइप से कैलकुलेट किए जाते हैं, किस प्रकार से इनकी गणना होती है। मैंने इस प्रकार काउंट किया कि 2794 में यदि आप 82 का भाग देंगे तो वो काफ़ी कम आ रहा है। तो इनको काउंट करने का ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यदि एग्जाम में आ जाता है तो ये एवरेज काउंट किया जाता है ना कि कितने रन बने सबसे पहले, जैसे कि 2794 रन है, उसमें भाग देंगे कितनी बार आउट हुए हैं। जिसमें आउट नहीं हुए हैं वो भाग नहीं देंगे। जैसे कि इनकी 82 इनिंग्स है तो हो सकता है ये काफ़ी इनिंग्स में आउट नहीं हुए, 50 इनिंग्स में ही आउट हुए तो 50 से भाग देंगे। वो आउट्स कितनी बार हुए हैं उसका भाग देंगे, न कि इनिंग्स का भाग देंगे। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। और आईसीसी टी20 में सबसे ज़्यादा तो हो गए विराट कोहली के, सेकेंड बाबर आजम का औसत रन हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सबसे छोटा जो यूटी है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वो लक्षद्वीप हो जाएगा, उनका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। सेकेंड आपकी चंडीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यूटी कौन सा है, वो आपकी लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बना है 31 अक्टूबर 2019 को, जम्मू और लद्दाख। दलाई लामा भारत किस वर्ष आए थे। दलाई लामा है ये भारत किस वर्ष आए थे, तो इसका करेक्ट हो जाएगा 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत आए थे तिब्बत से। नेक्स्ट वन देखिए, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 2019 में नोबेल प्राइज किसे मिला है। तो दोस्तों 2019 का जो नोबेल प्राइज है लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, यानी ये रसायन विज्ञान का यहाँ पर पूछा जा रहा है। रसायन नहीं दिया गया था, लेकिन लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जॉन गुड इनफ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उम्र दराज नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये 97 साल में मिला है। उनके साथ ब्रिटेन के हैं स्टैनली व्हिटिंगम है, जापानी वैज्ञानिक हैं अकीरा योशिनो। इन तीनों को मिला है ये लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार हेतु। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2019 में AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तो वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 kg भार वर्ग में जो 2019 में सिल्वर मेडल जीता वो मंजू रानी ने जीता है। और ये कहाँ पर हुआ है चैंपियनशिप बॉक्सिंग की, तो ये आपकी रशिया में हुई थी अक्टूबर 2019 में, जिसमें प्रथम रैंकिंग रशिया की है 6 मेडल, भारत में रैंकिंग, भारत की जो रैंकिंग रही थी 4 मेडल के साथ में, बाकी 3 रजत आपके ब्रॉन्ज हो जाएंगे, एक ही रजत पदक, 4 मेडल, भारत की 9वीं रैंक थी। पाक जल डमरू मध्य किनके मध्य है, तो पाक जल डमरू मध्य है ये तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संधि हो जाएगी। और ये बंगाल की खाड़ी के पूर्व उत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। तो पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, जिसकी चौड़ाई है 53 से 80 किलोमीटर। 17वीं लोकसभा चुनाव में महिला सदस्यों की कितनी सीट, ये आपको पूछा था। तो टोटल 78 सीट है। आज तक स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा ये महिलाओं की सीट है। अब की बार टोटल सीट की 14% 78 सीट है आपकी लोकसभा में। भारत में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है इंडिया में, तो 543 और अभी है 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी। नेशनल पार्क पूछ ले तो 103। कल आपकी बायोस्फीयर रिजर्व का पूछा था जो यूनेस्को में है, वो तो 11 है टोटल 18 में से। और ये भी पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश। सवाल आएगा कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक किस राज्य में, तो MP में है, और UT में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आपके
9 हैं। 2019 साहित्य का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो 2019 में ऑस्ट्रेलियाई लेखक पीटर हैंडके को दिया गया और 2018 में पोलिश लेखिका ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया था। किस डिवाइस पर इलेक्ट्रॉनिक पेन का उपयोग किया जा सकता है? जो स्टाइलस है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, वो ग्राफिक टैबलेट पर उपयोग किया जा सकता है। उसमें एक ऑप्शन प्लॉटर का भी था। तो प्लॉटर क्या है आपको पता है कि एक आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट है, ग्राफ है, चित्र, रेखा चित्र है आदि की कॉपी है वो प्रिंट करने का कार्य करेगा हार्ड कॉपी के रूप में। नेक्स्ट सवाल देखिए, काकोरी कांड कल भी था आज भी आ गया है, उनमें कौन शामिल था? तो इसमें ऑप्शन था आपकी अशफाक उल्लाह खां। वैसे तो बहुत से यहाँ पर क्रांतिकारी शामिल थे, लेकिन आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अशफाक उल्लाह खां हो जाएंगे। कौन कौन थे? तो वो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दल के जो भी 10 सदस्य थे, इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। उनके प्रमुख सदस्य हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकरी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पैसेंजर ट्रेन पर धावा बोला था और उसमें प्रमुख क्रांतिकारी ने जो मिलकर चैन खींचकर रोका था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, अन्य 6 सदस्य थे। पूरी ट्रेन को लूट लिया था सरकारी खजाना और इसमें उनको बाद में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह थे। और इसमें जो ये सभी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, इस एसोसिएशन की जो स्थापना है वो अक्टूबर 1924 में हुई थी और कानपुर में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, हैनसांग चीन से किसके काल में भारत आया था? बहुत बार सवाल पूछा जाता है। एक तो हैनसांग का, एक फैयान का पूछा जाता है। तो हैनसांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। आप यदि वीडियो अभी तक कंटिन्यू देख रहे हैं कमेंट करके बताइए हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे भारत में? वो भारत में 15 वर्षों तक रहे हैं। हैनसांग हैं 15 वर्ष तक। एक बौद्ध ये भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था, चाइना से आए थे, 627 में ईस्वी में आए थे, रेशम मार्ग से भारत में आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक है सियूकी में इनका वर्णन किया अपनी भारत यात्रा का। एक सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है अक्सर कि फैयान है ये भी एक चीनी यात्री है, ये किन के शासनकाल में भारत आए हैं? तो फैयान आए हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 402 ईस्वी में आए थे और हैनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है जहाँ पर स्वामी नारायण का मंदिर है अक्षरधाम और ये ऑफिशियली ओपन किया गया था 2005 में प्रणव अब्दुल कलाम की उपस्थिति में। नेक्स्ट देखिए, बम्बू डांस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बम्बू डांस को शेरो डांस कहा जाता है, अन्य इसका नाम है शेरो डांस जो कि मिजोरम में किया जाता है। स्पेशल ये चाप चार कूट जो त्यौहार उनका ये अवसर है, त्यौहार है, चापचर कूट है, इसी अवसर पर ये शेरो डांस किया जाता है जो झूम खेती है उनका कार्य पूर्ण होने के बाद में। किसकी अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि निजता का अधिकार है, जो प्राइवेसी का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था। वो 9 सदस्यीय जो संविधान पीठ थी उनके अध्यक्ष आपको पूछे हैं तो प्रधान न्यायाधीश थे JS खैर की अध्यक्षता में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है जो कि अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के तहत ये चेंजेज हुआ। सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम कौन सी है? ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, ब्राजील है। अब तक 5 टाइटल इनके नाम है। फीफा की स्थापना 1930 में हुई थी। रेलवे में एक सवाल आया था फीफा की फुल फॉर्म, तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन हो जाएगा। करंट की बात करें तो फीफा 2018 में हुआ था जो कि रशिया में आयोजित हुआ था। विजेता फ्रांस थी, उपविजेता क्रोएशिया, थर्ड बेल्जियम थी। 2020 में नेक्स्ट जो आपकी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 20 नहीं शायद 22 में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किए जाएंगे। अगला सवाल देखिए, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसको चक्षु आई नेत्र बोलेंगे। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है वो चक्षु कहलाता है। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? ये दीर्घवृत्त अंडाकार होती है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट बिंदु। एक एग्जाम में याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम था, उसमें पूछा गया था राइट बंधु कौन है, उनका नाम पूछ लिया था, तो ये भी आपको याद में रखना है। ओरविल और विल्बर, ओरविल और विल्बर दोनों भाई थे, इन्होंने मिलकर हवाई जहाज का आविष्कार किया था 1903 में। अब देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट के जो टोटल मेरे को 25 में से 16 सवाल मिले। इसके अतिरिक्त यदि आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताना ताकि कल वाले वीडियो में आपको शामिल कर दूंगा बाकी बचे हुए सवाल। तो स्पेशल थैंक जिन्होंने थर्ड शिफ्ट के सवाल सेंड किए हैं, सत्यम पटेल, रमीज खान, धर्मराज और फतेह सिंह। दोस्तों आप थर्ड शिफ्ट के काफ़ी कम स्टूडेंट सवाल सेंड करते हैं, आपका जब भी एग्जाम हो थर्ड शिफ्ट में ज़रूर सवाल सेंड कीजिएगा। तो पहला सवाल देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उनके अध्यक्ष कौन है? तो HL दत्तू हैं। और जो सेक्रेटरी जनरल है मानवाधिकार आयोग के वो हैं जयदीप गोविंद। और इसकी स्थापना हुई है जो मानवाधिकार आयोग है 1993 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए CEIR बोले तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो ये जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है जो आपका फ़ोन है, प्रत्येक फ़ोन में एक IMEI नंबर होते हैं। IMEI की फुल फॉर्म जान लीजिए, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। और ये IMEI नंबर है, इसको ट्रेस किया जा सकता है कि आपका मोबाइल कहाँ पर है, कौन सी सिम डली हुई है। तो ये जो सेंट्रल CEIR है ये क्या करेगी, जो जितने भी मोबाइल के IMEI नंबर हैं उनको यदि ब्लॉक करना है, किसी भी मोबाइल, किसी का गुम हो जाता है मोबाइल, जब मोबाइल चोरी हो जाता है और वो चाहता है कि उस मोबाइल को कोई दूसरा उपयोग न करे, मतलब कोई दूसरा उस पर सिम वगैरह यूज नहीं कर सके, तो वो क्या करेंगे, मोबाइल की जो IMEI नंबर है ना वो रजिस्टर कर देंगे यहाँ पर CEIR में। जो CEIR में करेंगे तो वो इसको ब्लैकलिस्ट कर देगा और फिर आपका डिवाइस यूज नहीं हो सकता है। तो इस केस में इसका उपयोग किया जाता है। किस टाइप से ऑप्शन थे आप कमेंट करके बता सकते हो। ध्यानचंद के जन्म दिवस पर कौन सा खेल पुरस्कार दिया जाता है? तो या फिर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, खेल पुरस्कार पूछा था या फिर कौन से ध्यानचंद का जो जयंती है उस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में, एक सवाल इससे पहले एग्जाम में आया था। तो दिवस की बात करें तो आप सभी को पता है 29 अगस्त को खेल दिवस इन्हीं के जयंती पर मनाया जाता है और बाकी पुरस्कार भी इन्हीं के नाम पर है। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट एंड गेम्स, यानी किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्य के लिए उनको गौरवान्वित किया जाएगा इस अवार्ड से। ध्यानचंद पुरस्कार से जो 2002 में स्टार्ट हुआ था, इसमें राशि 10 लाख रुपए दी जाती है। और ये हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती है। उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था और उन्हीं की सम्मान प्रकट करने के लिए 29 अगस्त को हर वर्ष खेल दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये बिहार में है, वाल्मीकि नगर में, बिहार का जो कि पश्चिमी चंपारण जिला है उसके सबसे उत्तरी यहाँ पर ऊपर है, उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आपके वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बिहार में हो जाएगा। एक सींग का जो राइनो गेंडा है, भारतीय गेंडा, ये इसके लिए जो स्पेशल राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा प्रसिद्ध है? तो एक सींग के गेंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है आपकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। काजीरंगा ये एक सींग वाले गेंडे का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। घरेलू विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो घरेलू विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। फ्यूज तार, इसका गलनांक बहुत कम होता है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा वो फ्यूज तार डिस्कनेक्ट कर देगी इलेक्ट्रिसिटी को। तो फ्यूज तार का सामान्यतः ये बहुत बार पूछा जाता है किस मिश्र धातु का, कौन से एलॉय का बनाया होता है? तो ये आपके टिन का होता है और लेड शीशा का बना हुआ होता है, तो शीशा और टिन का बना होता है। अगला देखिए यहाँ पर गिन्नी इंडेक्स है, तो ये आपके अर्थशास्त्र का सवाल इंपॉर्टेंट है। गिन्नी इंडेक्स या फिर इसे गिनी जो कॉफिशिएंट है, गिनी गुणांक है, इससे रिलेटेड सवाल था। एग्जैक्ट क्या सवाल था पता नहीं, लेकिन मैं गिन्नी गुणांक के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये समाज में व्याप्त आय एवं संपत्ति के असमान वितरण की एक सांख्यिकी आधार पर गणना करती हैं। जैसे कि कोई अमीर है, उनके पास पूरे देश की संपत्ति है और गरीबों के पास कुछ नहीं है, तो उस केस में ये गिन्नी कोफिशिएंट बढ़ जाएगा। यानी यदि गिन्नी गुणांक 0 है तो इसका मतलब हुआ, यदि ये गिन्नी गुणांक 0 है तो इसका मतलब जितने भी नागरिक है किसी भी स्पेशल देश के या समाज के, उन सभी के पास समान आय है। और जैसे ही गिन्नी गुणांक 1 हो गया मान लो, तो इसका मतलब है समाज के कुछ स्पेशल जो धनी वर्ग हैं उनके पास सभी आय केंद्रित हैं और किसी के पास, यानी एक के पास है 100 के पास कुछ नहीं है, तो उस केस में गिन्नी गुणांक ज़्यादा हो जाएगा और कम के केस में सभी के पास समान आय हो जाएगी। अब देखिए मैं भारत में गिन्नी गुणांक की बात करूं, गिन्नी गुणांक का मान जितना कम होगा समाज में उतनी ही आर्थिक असमानता कम होगी। और इंडिया में अभी मार्च 2020 के अकॉर्डिंग गिन्नी गुणांक है 0.35, आप पता कर सकते हो। यानी भारत में कितनी आर्थिक असमानता है, कितनों के पास सबसे ज़्यादा धन है और कितनों के पास कुछ भी नहीं, उसके अकॉर्डिंग जब 0 होता है तब ये बिल्कुल समानता हो जाएगी। और असमानता में यहाँ पर 0.35 है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो गिन्नी गुणांक है देश में, इसके इंडेक्स में, वो है लेसोतो के और सेकंड है साउथ अफ्रीका के। अगला सवाल, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद से संबंधित आपके अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद ये 74(1) हो जाएगा, जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान 15 आपके PM होंगे और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये अनुच्छेद है 74(1). अनुच्छेद में 75(1) की बात करूं तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो किस टाइप से आपके ये सवाल पूछा गया था? तो प्रधानमंत्री के रिलेटेड एक
जो अनुच्छेद से सवाल था, तो इन दोनों से बाहर नहीं जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी इसे कहा जाता है, या फिर बंगाल डेल्टा, ये सुंदरबन डेल्टा हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है। डेल्टा क्या होता है, जो कि नदी है, अपने नदी जाती है तो उनके नीचे जो तलछट में जमाव हो जाता है वो डेल्टा का निर्माण करता है। आईसीसी ओडीआई में सबसे ज्यादा औसत रन किसका है, इससे पहले पूछ लिया था आपकी T20 में, जो कि विराट कोहली का था। वनडे में सबसे ज्यादा एवरेज रन किनका है, तो रेयान टेन डोसेट का है, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। उनका टाइम स्पेन देखिए 2006 से 2011 तक इनकी ये पारी रही थी। तो रेयान टेन डोसेट का सबसे ज्यादा जो औसत रन है ओडीआई में, औसत रन कितना है, 67 है। सेकेंड विराट कोहली का है 59। टेस्ट में बात करूँ, T20 का हो गया इससे पहले, और ओडीआई का ये। टेस्ट में किसका है, तो ब्रैडमैन का है, डीजी ब्रैडमैन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। उनका एवरेज है 99, टेस्ट में सबसे ज़्यादा। फुटबॉल के एक मैच में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम पूछा है। एक मैच में सबसे ज़्यादा एक कौन सा खिलाड़ी है जिसने सबसे ज़्यादा गोल किए, तो वो है आर्ची थॉम्सन है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। इन्होंने 2007 में ये कारनामा किया था, एक मैच में 13 गोल कर डाले थे। ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। और मैं बाकी फुटबॉल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है, ओवरऑल कितने जो भी गोल हुए हैं उनके आज तक रिकॉर्ड जीवन काल में, तो जोसेफ बिकॉन है, ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी। 805 गोल उसके नाम में है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथे नंबर पे है 760 गोल के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पूछा है तो 5 जून को मनाया जाता है। और इनकी थीम क्या है, पर्यावरण दिवस की जो थीम है 2019 की है एयर पोल्यूशन, क्योंकि 2019 से सवाल आ रहा है, ये आपको याद रखना है। और 2020 की जो थीम है 5 जून 2020 को हुआ था, उसकी है टाइम फॉर नेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से करंट का। जनवरी 2020 में जो होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैंपियन कौन रहे हैं, तो थर्ड शिफ्ट में जीके के थोड़े टफ सवाल पूछे गए यहाँ पर। जनवरी 2020 में होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उनके चैंपियन में किसका पूछा है, सिंगल्स का पूछा है तो एलेना रैबकिना हो जाएगी। और डबल्स में देखिए इंडिया के खिलाड़ी भी हैं, तो डबल के केस में पूछा होगा तो उसमें सानिया मिर्जा है, नदिया किचेनॉक है। ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था, एक टेनिस टूर्नामेंट है होबार्ट इंटरनेशनल, जो कि आउटडोर हार्ड सरफेस पर कोर्ट में खेला जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, काफ़ी इजी सवाल, 250 हो सकती है। ये संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार है, अधिकतम 250 सदस्य, जिसमें 12 है सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे, बाकी आपके राज्य और यूटी से होंगे। किस मेमोरी की सबसे तेज स्पीड होती है, तो रैम हो जाएगी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए हैं, तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए हैं। और इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम आया हुआ है, कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था, तो 1024 ईस्वी में किया था। तो ये थर्ड शिफ्ट के टोटल जो 16 सवाल मिले हैं आपके 20 में से। इसके अतिरिक्त जो भी सवाल है आप कमेंट जरूर कर देना या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ फाइल आज आपको मिल जाएगी 10 बजे के आसपास टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं कल वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।